हेलो फ्रेंड्स, आज स्टार्ट तो करना था प्रीएम्बल से, हमें प्रस्तावना हमारे संविधान की से प्लान भी यही था, पर बुक में एक छोटा सा टॉपिक उससे पहले दिया हुआ है तो सोचा उसे कवर कर लूँ। कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगा, आप लोग बुक के थ्रू जाएंगे तो आपको भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, ऐसा लगेगा नहीं कि मैंने कुछ छोड़ दिया है। कुछ इम्पॉर्टेंट मेन टॉपिक्स जो है मेन पॉइंट्स को ही डिस्कस करेंगे, ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि इनको सबको मैं बाद में डिस्कस करना है। 1 बाय 1 यही सब कुछ हमें पढ़ते जाना है, तो लंबा समय नहीं देंगे। इसके बाद दूसरा वीडियो भी आज ही बनाएंगे, प्रीएम्बल उसमें डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों तक जल्दी से जल्दी वीडियोस पहुंचे। एडिटिंग में बहुत टाइम वेस्ट होता है तो समय की भी थोड़ी सी कमी है, तो आप लोग साथ देंगे तो सब फटाफट हो जाएगा। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। तो स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट। सैलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जिसकी हम बात कर लेते हैं। पहला फीचर दिया गया बुक में, लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन 2 प्रकार के होते हैं, कुछ रिटन है कुछ अनरिटन है। जैसे कि यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन है, वो पूरी तरह लिखा नहीं गया है। वो जैसे जैसे उनकी पार्लियामेंट इतने सालों से चलती रही, जो तरीके वहाँ इस्तेमाल हुए तो वो एक कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट हो गया, उसके अकॉर्डिंग ही वो वर्क करते हैं। पर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिटन है। वैसे यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन भी रिटन है, साफ तौर पे लिखा गया है। यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन जो है बहुत डिटेल में रिटन नहीं है, इंटरप्रिटेशन के लिए बहुत ज़्यादा ओपन है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन वहाँ बना रहता है। और दूसरी बात, फेडरल स्ट्रक्चर जब हो तो सेंट्रल पावर जो होती है और जो प्रोविंशियल पावर होती है उनको अलग अलग नाम देते हैं। कोई स्टेट कहता है, कोई प्रोविंस कहता है, कोई कुछ कहता है, तो बेसिकली उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है। अब इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की अच्छी बात ये है कि इसमें बहुत क्लियरली सब कुछ मैंशनड है। कॉन्फ्लिक्ट का उन्होंने अपनी तरफ से तो कोई रास्ता नहीं छोड़ा, आप फिर भी निकाल लो तो सुप्रीम कोर्ट को अधिकार दे ही दिए गए कि जो इंटरप्रिटेशन होगी कॉन्स्टिट्यूशन की वो सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। तो वो वाला मसला भी इन्होंने सुलझा दिया संविधान सभा ने, तो आप समझ सकते हो कितने समझदार लोग रहे होंगे। तो लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है दुनिया का, इससे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया में कोई भी नहीं है। दूसरी बात कर लेते हैं, जब हमारा संविधान बना था, जो 26 नवंबर 1949 को जिसको पार्टली लागू किया गया था, अडॉप्ट किया गया था पार्शली, उसमें 22 पार्ट थे टोटल, 395 आर्टिकल थे, 8 शेड्यूल थी और एक प्रीएम्बल था। प्रीएम्बल सबसे पहले आता है, वैसे तो यहाँ पे हमने एंड में लिख दिया, कोई खास बात नहीं है। अब ये जो है ये चेंज होता रहता है, क्यों? क्योंकि हमारे संविधान सभा ने कुछ दूरदर्शिता दिखाई दी। उन्होंने फ्यूचर में भी सोचा कि फ्यूचर में वक्त बदलेगा तो चीज़ें बदलेंगी, ज़रूरतें बदलेंगी, तो एक ऐसा प्रोसेस बनाया जाए जिससे कॉन्स्टिट्यूशन को एक हद तक अमेंड किया जा सके। इसी कारण से आज हमारे देश के संविधान में 470 आर्टिकल हैं, 12 शेड्यूल हैं, 25 पार्ट हैं, प्रीएम्बल आज भी एक ही है। आगे आपको प्रीएम्बल वाले चैप्टर में बताऊंगा कि प्रीएम्बल का भी अमेंडमेंट किया गया है, एक ही बार किया गया है, वो आगे बात करेंगे, अभी नहीं करते हैं, नहीं तो टाइम बढ़ता जाएगा। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई। दूसरी बात है भाई, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। वही जो मैंने आपसे बोला कि संविधान सभा ने दूरदर्शिता दिखाते हुए कुछ ऑप्शन खुले छोड़े थे कि हम इसको अमेंडमेंट्स के थ्रू चेंज कर सकें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को टाइम टू टाइम। तो फ्लेक्सिबिलिटी उसी बात को कहा गया। आर्टिकल 368 है जिसके द्वारा हमारे संविधान में संशोधन किए जाते हैं, अमेंडमेंट्स लाए जाते हैं। अब रिजिडिटी की बात करते हैं। उन्होंने इतना फ्लेक्सिबल भी नहीं बनाया कि कल को कोई ऐसी सरकार आ जाए जिसके बाद बड़ा भारी मैंडेट हो जी, पूरी तरह से हर तरीके की मेजॉरिटी उनके पास हो और वो पूरे के पूरे संविधान को ही बदल दें। तो उन्होंने एक रिजिडिटी भी मेंटेन करी। जो आर्टिकल 368 में पावर्स दी गई उन पे लिमिटेशन लगाई गई। इन लिमिटेशंस को लांघने की कई बार कोशिश हुई। सबसे ज़्यादा कोशिश श्रीमती इंदिरा गांधी ने करी, जो हमारी प्राइम मिनिस्टर रही। उन्होंने इमरजेंसी भी लगाई देश में, तो उसी के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने एक डॉक्ट्रिन चालू कर दी जिसे कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। 1973 से ही चालू कर दी थी ये केशवानंद भारती केस में। ये भी आपको आगे पढ़ाएंगे, बड़े इंपॉर्टेंट हैं ये केसेस, अभी इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। तो रिजिडिटी भी रही कि इतना भी ना बदला जा सके कि उसकी मूल भावना ही खत्म हो जाए, जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है वही खत्म हो जाए, पर इतना रिजिड भी नहीं रखा गया, उसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई ताकि वक्त के अनुसार उसमें बदलाव किए जा सके। तीसरी बात कर लेते हैं, फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस। अब हमारे यहाँ पे एक फेडरल सिस्टम है, एक तरीके की फेडरेशन है, बहुत सारी स्टेट्स हैं, एक सेंट्रल पावर है। स्टेट्स मिलके ही सेंटर की पावर बनाती हैं, अपना अलग अलग काम भी करते हैं स्टेट और सेंटर। और जैसे 3 लिस्ट की बात हम कई बार कर लेते हैं कि हमारे यहाँ पे एक
यूनियन लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है और एक कॉन्करेंट लिस्ट है। तो ये सब फेडरल स्ट्रक्चर के बेसिक आइडियाज़ है। अब यूनिटरी बायस का अर्थ यहाँ पे है कि हमारे देश के फेडरल स्ट्रक्चर को तो बनाया गया, पर इस तरीके से बनाया गया कि वो बिखर ना सके। जैसे अगर हम यूएस की बात करें तो यूएस जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसके नाम से मतलब समझ आता है कि वो यूनाइटेड स्टेट्स हैं। बहुत सारी स्टेट्स थी, उन्होंने एक यूनियन बना ली, उनके बीच में आपसी समझौता हो गया, उनके बीच में पावर्स का बंटवारा हो गया। अभी भी बहुत सारी पावर्स वहाँ पे जो हैं स्टेट्स के हाथ में, और ऐसा भी हो सकता है, हालांकि ऐसा होना संभव नहीं है कि कोई स्टेट कल को यूनाइटेड स्टेट से अलग हो जाए। ऐसे प्रावधान हैं वहाँ पे, पर हमारे संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। फेडरल सिस्टम या फेडरेशन, इस वर्ड का यूज़ संविधान में कहीं नहीं किया गया। हमने यूज़ किया यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी स्टेट्स इकट्ठी तो ही है पर उनके पास अलग होने का अधिकार नहीं है। हमारे सेंट्रल पावर और हमारे स्टेट्स के बीच में ऐसा कोई ट्रीटी या कोई संधि नहीं है कि जिससे कहा जाए कि वो एक संधि के तहत है और उस संधि को तोड़ने का कोई एक बेसिस हो नहीं है। हम नहीं अलग, हमारी कोई भी स्टेट यूनियन से अलग होने का अधिकार नहीं रखती है। चौथी बात कर लेते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये आप सभी जानते हैं, हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। एक पार्लियामेंट है, उसमें एक नॉमिनल हेड है, एक रियल एग्जीक्यूटिव भी है, रियल हेड हो जाता है जो। तो उन सब बातों को बाद में करेंगे, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कौन कौन क्या क्या कैसे कैसे, आप सब जानते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, तो इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी, इसका मतलब है पार्लियामेंट अपने आप में सॉवरन है, उसको बहुत सारे अधिकार हैं, वो देश के कानूनों को सॉवरेनिटी के साथ, सॉवरेनिटी का अर्थ होता है किसी के दबाव के बिना बनाती है, और उसी के साथ साथ एक जुडिशियल सुप्रीमेसी भी है, यानी हमारे जो कोर्ट्स हैं वो हालांकि पार्लियामेंट के डेली फंक्शंस में विघ्न नहीं डाल सकते, ना वो कानून खुद बना सकते हैं। दे डोंट हैव लेजिस्लेटिव पावर। ये भी आगे जाके पढ़ेंगे कि जुडिशियल एक्टिविज्म जिसे कहते हैं, कि कुछ जजेस जो हैं वो ऐसी कोशिश करते हैं कि हम किसी प्रकार के छोटे मोटे कानून में फेरबदल कर दें या बदल दें, पर वो अलाउड नहीं है हमारे देश में। तो जुडिशरी सुप्रीम ज़रूर है, सुप्रीम इन द केस है कि अगर इन केस पार्लियामेंट कोई ऐसी लॉ ले आती है जो हमारे संविधान के खिलाफ है, तो जुडिशरी उसे नलीफाई कर सकती है। पर जब तक पार्लियामेंट संविधान के अंदर ही चल रही है, संविधान की सीमा में ही कोई कानून बना रही है, तो जुडिशरी भी उसको रोक नहीं सकती है, और ना ही जुडिशरी खुद कोई कानून बना सकती है। सिंपल सी बात, आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, हमारे यहाँ पे जुडिशियल सिस्टम इंटीग्रेटेड है, यानी सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद हाई कोर्ट है, फिर दूसरे कोर्ट्स आएंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह वगैरह, उनकी सबकी बात करेंगे जब हम कोर्ट्स का सिस्टम पढ़ेंगे। पर इंटीग्रेटेड है। यूएस में क्या होता है, एक फेडरल कोर्ट होता है और एक स्टेट कोर्ट होता है, तो उनके अपनी आपस में तालमेल ऐसा कुछ है नहीं, तो कभी कभी उनके बीच में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। हालांकि उनके सब्जेक्ट्स जो हैं उनके भी डिवाइडेड है मोस्टली, पर कभी कभी वहाँ भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमारे पास एक ही जुडिशरी है, ऊपर से नीचे तक एक पिरामिड है, एक हायरार्की है। और इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब ये है कि जो जुडिशरी है वो एग्जीक्यूटिव से, लेजिस्लेचर से बिल्कुल अलग थलग है। इनके बीच में कोई कॉमन ग्राउंड नहीं है, इनके कोई ऐसे फंक्शन नहीं है जो ओवरलैप करते हो, इनके मिलने का कोई कारण नहीं है, इनको अपना अलग अलग फंक्शन करना है, एक दूसरे से बिल्कुल अलग हटके। ना तो जुडिशरी किसी प्रकार का दबाव बनाएगी पार्लियामेंट पे या हमारी लेजिस्लेटिव असेंबलीज पे या हमारे एग्जीक्यूटिव्स पे, ना ही एग्जीक्यूटिव्स ऐसा कर सकते हैं जुडिशरी के साथ, तो उनको सेपरेट भी रखा गया है। और हमारा जो पूरा कोर्ट का सिस्टम है वो यूनिफाइड है, इंटीग्रेटेड है। अगली बात कर लेते हैं फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स का पूरा एक टॉप चैप्टर आएगा, आप फिक्र नहीं करें, एक एक फंडामेंटल राइट आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, क्योंकि एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और आपको समझ होनी चाहिए। देश के हर व्यक्ति को उसके अधिकारों की समझ होनी चाहिए, और आप तो RAS या IPS, IAS, IPS, RPS जो भी कह लें, उनके एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो आपको तो होनी ही चाहिए। तो उसके बारे में हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। हमारे देश के हर नागरिक को कुछ संवैधानिक अधिकार दिए गए जिन्हें हम फंडामेंटल राइट्स भी कहते हैं, तो उनकी बात भी करेंगे। DPSP क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसका मतलब है कि हमारे संविधान में कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दिए गए हैं जो कंपल्शन तो नहीं है, पर उनके ही रास्ते पर चलना पड़ेगा गवर्नमेंट को।
अब ऐसा कैसे होता है, क्यों होता है, वो मैं आपको डीपीएसपी वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा। आपको सिंपल सी बात ये बता देते हैं कि हालांकि ये इन्फोर्सेबल लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है, जुडिशरी इनको इन्फोर्स नहीं कर सकती, ना ही हम जा सकते हैं जुडिशरी के पास ये कह के कि भाई साहब गवर्नमेंट डीपीएसपी का पालन नहीं कर रही है, हम नहीं जा सकते। दैट इज़ नॉट लीगली इन्फोर्सेबल। तो ये बात क्लियर है। पर हर गवर्नमेंट को इन बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। BR अम्बेडकर साहब ने इसके बारे में एक बहुत अच्छी बात कही थी कि जो गवर्नमेंट इन चीज़ों को फॉलो नहीं करेगी वो समझ ले कि जनता उससे दूर हो जाएगी और अगले चुनाव में उसे उठा के बाहर फेंक दिया जाएगा। तो ये बात हो गई। अगली बात है फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करें तो जो हमारे नागरिकों के कर्तव्य हैं, संवैधानिक कर्तव्य, ये भी लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है। ये ओरिजिनल जो हमारा डॉक्यूमेंट था, भारत का जो ओरिजिनल संविधान था, कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें ये नहीं थे। ये 42nd अमेंडमेंट के द्वारा इसमें ऐड किए गए थे। कैसे ऐड किए गए थे, क्यों किए गए थे, वो आपको बताएंगे। 42nd अमेंडमेंट 1976 में आया था, इंदिरा गांधी जी लेके आई थी। स्वर्ण सिंह कमेटी हुआ करती थी एक, उसके कहने पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लागू किया गया था। हालांकि जो कमेटी ने एग्जैक्टली फंडामेंटल ड्यूटीज़ बना के गवर्नमेंट को दी थी, उन्होंने एग्जैक्टली तो लागू नहीं करी, उसमें कुछ फेरबदल करके उनको लागू कर दिया। तो ये आप याद रखेंगे 42nd अमेंडमेंट 1976, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं इसे। क्यों कहते हैं वो आगे बात करेंगे। तो ये क्लियर है। अगली बात कर लेते हैं सेक्युलर स्टेट। सेक्युलर स्टेट का मतलब है कि सर्वधर्म को बराबर का सम्मान हमारे देश की सरकार देगी, ना तो किसी धर्म को रोकेगी, ना किसी धर्म के को एडवर्टाइज करेगी। बेसिकली कि देश का जो पैसा है या देश की जो रिसोर्सेज हैं वो किसी भी धर्म को दूसरे धर्म से ऊपर उठाने के लिए यूज़ नहीं की जा सकती। हर धर्म हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बराबर है। अगर गवर्नमेंट किसी प्रकार का फैसला लेती भी है तो धर्म जाति के आधार पर नहीं लेती है। ये बात क्लियर कर लेते हैं। दूसरी बात, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसका मतलब होता है कि 18 साल का जो भी व्यक्ति, जैसे ही हो जाएगा कोई भी व्यक्ति, तो उसे देश की गवर्नमेंट चुनने के लिए या अपनी लोकल गवर्नमेंट चुनने के लिए वोट डालने का अधिकार मिल जाएगा। ये उम्र की सीमा भी पहले 21 साल हुआ करती थी, बाद में 18 साल की गई। कैसे की गई, क्यों की गई, वो भी हम आपको बाद में बताएंगे, अमेंडमेंट जब डिस्कस करेंगे। आज मैं बहुत बोल रहा हूँ, बाद में बताएंगे। ऐसा इसीलिए है, घबराने की कोई बात नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो है ना एक ओवरव्यू है बेसिकली आगे आने वाले सब चैप्टर्स की। उनका ऐसा लग रहा है कि उनकी हेडिंग्स डाल दी हैं बेसिकली। सिंगल सिटीजनशिप का मतलब है हमारे यहाँ पे कोई भी नागरिक जो हिंदुस्तान का है वो 2 देशों की सिटीजनशिप नहीं रख सकता है। अगर उसे किसी और देश की सिटीजनशिप लेनी है तो उसे पहले हिंदुस्तान की नागरिकता को त्यागना पड़ेगा। और यदि कोई बाहर से आया हुआ व्यक्ति हिंदुस्तान की नागरिकता पाना चाहता है तो उसे पहले अपनी ओरिजिनल नागरिकता को त्यागना पड़ेगा। ऐसा हर जगह नहीं होता। कई देश हैं जो ड्यूअल सिटीजनशिप अलाउ करते हैं, जहाँ पे 2 देशों की नागरिकता एक साथ रखी जा सकती है। आपको छोटा सा एग्जांपल देते हैं। पाकिस्तान का जो हर जनरल है वो या तो कनाडा या US का ऑलरेडी सेकंड सिटीजन है। उसके बाद 2 पासपोर्ट होते हैं। यहाँ से पैसा खाते हैं पाकिस्तान में, वहाँ की जनता को लूटते हैं, हिंदुस्तान के खिलाफ भड़काते हैं, आतंकवादी गतिविधियाँ करते हैं, पैसा बटोरते हैं, पाकिस्तानियों का ही पैसा चुरा लेते हैं। लोग बेचारे वहाँ भूखे मर रहे हैं जनरलों के। UK इंग्लैंड में बड़े बड़े बंगले हैं और बाद में अपना दूसरा पासपोर्ट लगा के और यहाँ से भाग जाते हैं। तो ये तो ये बात सिंगल सिटीजनशिप की। हमारे यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप है, हम नहीं अलाउ करते हैं। इमरजेंसी प्रोविजन। अब क्या होता है कि बहुत से देशों में इमरजेंसी के नाम पर कोई ना कोई डिक्टेटर आ जाता है और वो संविधान को कचरे के डब्बे में फेंक देता है और अपनी मर्जी से रूल करने लगता है। पर हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पे इमरजेंसी में भी प्रोविजंस क्या होने चाहिए ये संविधान में क्लियरली बताया गया है। हमारे यहाँ पे 3 प्रकार की इमरजेंसी होती है, वो भी डिस्कस करेंगे। फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है और वॉर टाइम में भी इमरजेंसी लगती है जब देश की सुरक्षा पे खतरा होता है। तीसरी इमरजेंसी भी होती है एक प्रकार की जिसे हम प्रेसिडेंट रूल कहते हैं। बेसिकली वो पूरे देश पे भी एक साथ लग सकता है, वो स्टेट वाइज भी लग सकता है। तो उसको हम आगे डिस्कस करेंगे क्या क्या होता है उसमें। आर्टिकल 352, 356, 360 ये तीनों ये जो है इमरजेंसी के मेन आर्टिकल्स हैं इमरजेंसी प्रोविजन से रिलेटेड, तो इनको हम पढ़ेंगे। 3 टियर गवर्नमेंट। 3 टियर गवर्नमेंट कंफ्यूज नहीं होना मेरे दोस्तों। 3 टियर का मतलब क्या है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट और एक लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट में क्या आ जाता है, पंचायत आ जाती हैं, लोकल बॉडीज़ आ जाती हैं। पंचायती राज सिस्टम को भी संवैधानिक बाद में किया गया था कि ये शुरू से नहीं था पर अभी है। ये क्लियर कर लेते हैं। ये पहले DPSP में हुआ करता था कि गांधीयन प्रिंसिपल था कि पंचायतों को पावरफुल किया जाए ताकि हमारे देश का जो विकास है वो ग्रास रूट लेवल से हो सके, नीचे से ऊपर की ओर हो सके।
तो इसको भी डिस्कस करेंगे आगे। और कोऑपरेटिव सोसाइटी, जैसा मैंने कहा हमारे देश में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाने का अधिकार है, इनको भी संविधान में ऐड कर लिया गया है, पूर्णतः संवैधानिक हो चुकी हैं ये। पहले ये भी डीपीएसपी का पार्ट हुआ करती थी मोस्टली। तो ये 15 बातें ही हमने फटाफट निपटा ली हैं। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा कि जिसको आपको कन्फ्यूजन होगा। बाकी किताब भी पढ़ सकते हैं आप अगर थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना चाहें। मैं कोशिश करूँगा कुछ नोट्स भी डाल दूँगा इस चैप्टर के भी, हालांकि इतने इम्पोर्टेंट नहीं है तो हो सकता है मैं नहीं भी डालूँ। ये है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, आपके सामने है। बाकी चलो डाल ही देंगे नोट्स, थोड़ी सी 10 मिनट की मेहनत और से आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए बेनिफिशियल ही होगी। तो नोट तो डाल ही देंगे। इसके अलावा बुक में कुछ क्रिटिसिज्म भी दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, जैसा कि कुछ लोगों ने कहा ये अनगांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन है, कुछ लोगों ने कहा ये अननेसेसरीली लेंदी है, कुछ लोगों ने कहा कि ये बहुत ज़्यादा लीगल भाषा में लिखा गया है। जैसा मैंने पहले भी कहा था, पैराडाइज ऑफ लॉयर्स वाली बात, सर आइवर जेनिंग्स बहुत बड़े संविधान वेदा थे, उन्होंने भी बहुत सी बातें कही हिंदुस्तान के संविधान के बारे में। तो मैं नहीं पढ़ाऊँगा यार, क्यों, बुरा मत मानना, मुझसे संविधान की आलोचना बर्दाश्त नहीं होती। मुझे मेरे देश के संविधान से बहुत ज़्यादा प्यार है। आप लोग किताब से पढ़ लो, नोट्स में मैं ज़रूर डाल दूंगा कि किसने क्या बकवास मारी थी। पर जैसा भी है ना भाई, ऐसा संविधान किसी और देश में नहीं है। मुझे तो बहुत मोहब्बत है, आप भी मोहब्बत करो। तो इस वाले चैप्टर को हम यहीं समाप्त कर देते हैं। 10-15 मिनट का वीडियो बना होगा शायद, आप भी फटाफट पढ़ के निकल लेना इसको। अगला वीडियो चालू कर दूंगा 5 से 10 मिनट में। आप तो एक साथ देख सकते हो क्योंकि लाइव तो चल नहीं रहा है। उसमें हम डिस्कस करेंगे प्रीएम्बल ऑफ इंडिया। थैंक यू भाइयों।